नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन तक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखने पर आज आप धम्मलिपि की सीख कर ही जाओगे, ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास भी है। मुझे अत्यंत गर्व होगा जब आप लोग यह वीडियो को देखने के बाद स्वयं ही भारत के महान राजा सम्राट अशोक के तमाम शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु लेखों को बिना किसी गाइड के पढ़ने और समझने में आत्मनिर्भर हो जाओगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। धम्मलिपि लिखते समय बहुत सी बातों का ख्याल रखा जाता है। जो व्यक्ति हिंदी भाषा जानते हैं उन्हें धम्मलिपि सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धम्मलिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है और भारतीय मूल की सभी भाषाओं की मातृलिपि कह सकते हैं इसको। मदर ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। दक्षिण भारत की चारों भाषाओं की लिपि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा भारोपी भाषाओं की लिपि की जननी भी धम्मलिपि ही है। धम्मलिपि में 8 स्वर और 1 अनुस्वर होता है। धम्मलिपि या पाली भाषा में अनुस्वर को निगृहीत कहा जाता है, जिसे एक बिंदु द्वारा लिखा जाता है। लिखते समय मात्र एक बिंदु का प्रयोग होता है, जबकि उच्चारण के समय निगृहीत एक बहुत बड़ा शब्द है। धम्मलिपि में दीर्घ स्वर में केवल आ, ई, उ ही प्रयोग किए जाते हैं। दीर्घ स्वर ऐ और औ का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह स्वर क्रमशः ए से ऐ और ओ से औ को संस्कारित किया गया है, या यूँ कहें कि मॉडिफिकेशन किया गया है। धम्मलिपि पाली भाषा में विसर्ग नहीं होता तथा तालव्य स और मूर्धन्य स का अक्षर भी नहीं होते। जहाँ भी स यानी तालव्य स और मूर्धन्य स बने शब्दों को प्रयोग मिलता है, समझ लीजिए उन शब्दों का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। दोस्तों, सम्राट अशोक ने इस देश में लेखन की एक वैज्ञानिक शैली विकसित की थी। तो आइए हम धम्मलिपि को पुनः सीखें। वैसे तो सबसे प्राचीन हड़प्पा की लिपि है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत की सबसे प्राचीन पठनीय लिपि धम्मलिपि ही है। इस वैज्ञानिक लिपि के चिन्हों को सीखने, पढ़ने लिखने का गौरव हम पुनः स्थापित करें और भारत की लिपियों की कोख को हम पुनर्जीवित करें, ऐसा मेरा मानना है। धम्मलिपि में मात्राओं का ज्ञान जरूरी है, जैसे कि हर भाषा में होना जरूरी है। धम्मलिपि में उ और ऊ की मात्रा अक्षर के निचले भाग पर लगाई जाती है, जबकि शेष मात्राएं अक्षर के ऊपरी भाग में लगाई जाती हैं। प्राकृत या पाली भाषा में मूल स्वर 8 ही होते हैं और 1 अनुस्वर होता है। समय के अनुसार ए और औ को विकसित हो जाने के कारण इस वीडियो में मैं आपको 11 खड़ी से अवगत कराऊंगा, जबकि सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख खुदवाए गए हैं उनमें ऐ और औ का उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया, धम्मलिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। यह लिपि रूपांतरित होकर आज भी संस्कृत, हिंदी या दक्षिण भारत की भाषाएं, उड़िया आदि में भी उपयोग की जा रही हैं। ऐ और औ स्वर बाद में विकसित हुए, जिसके कारण इन अक्षरों का सम्राट अशोक के अभिलेखों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे हिंदी में 12 खड़ी होती है, धम्मलिपि में सिर्फ 9 खड़ी थी, लेकिन समय के अनुसार संस्कारित होते जाने के कारण ये आज 11 खड़ी हो चुकी हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ऐ और औ बाहर से आए हुए शब्द नहीं हैं दोस्तों। आ और ई की मात्रा को जोड़कर ऐ की मात्रा बनाई गई है तथा आ और ए की मात्रा को जोड़कर औ की मात्रा बनाई गई है। निगृहीत जो है शब्द, उसका उपयोग पाली भाषा को बहुत ही मधुर बनाता है और निगृहीत का उपयोग मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। निगृहीत से अंग स्वरूप की ध्वनि निकलती है। तो आइए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। धम्मलिपि वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं और उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं धम्मलिपि के वर्णमाला के स्वर। जो आप गिनती करोगे तो 11 दिखाई देंगे आपको, लेकिन जैसे मैंने
पहले ही बताया था, धम्म लिपि में मूलतः 8 स्वर और एक अनुस्वर होता है, यानी कि जिसे निगृहीत कहते हैं। बाकी के जो ऐ और औ है उसको आ और ई से ऐ और आ, बड़ा आ और ए से औ संस्कारित करके बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 11 स्वर हो जाते हैं, यानी ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। तो इस प्रकार दोस्तों 11 स्वर हो जाते हैं धम्म लिपि में, 2 शब्दों को संस्कारित करके। अब आगे कंसोनेंट्स पढ़ते हैं, यानी व्यंजन। कै, खे, गे, घे, ण, यानी कि कै, खे, गे, घे और ण। च, छ, जय, झ। दोस्तों आप चाहो तो इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में भी समझ सकते हो आराम से कि कौन सा अक्षर हिंदी का पाली पाकत भाषा यानी धम्म लिपि में किस प्रकार लिखा जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाएगा, ताकि सारे अभिलेखों को पढ़ने में आपको भी आसानी रहे। आगे पढ़ते हैं। छ, छ, जय, झ, न के बाद में मतलब एक शब्द और आता है न, जो इस प्रकार लिखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। आगे पढ़ते हैं। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार बनावट हो रही है इस बामी लिपि में। त को किस प्रकार बनाया जा रहा है, थ को किस प्रकार बनाते हैं, द को किस प्रकार बनाते हैं और ध को किस तरह से बनाते हैं और न को किस तरह से। इसी तरह से और अन्य शब्दों पर आप गौर से ध्यान दीजिए, आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे धम्म लिपि। आगे देखते हैं कौन से वर्ड आते हैं न के बाद में। न के बाद में आते हैं प, फ, ब, भ, मैं। प, फ, ब, भ, मैं। यहाँ पर भी गौर से देखिए दोस्तों किस प्रकार धम्म लिपि में प, फ, ब, भ, मैं को लिखा जाता है। आगे है य, र, ल, व। य, र, ल, व। और ये है तालाव श, मूर्धन्य श और दंती श, उसके बाद में है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि धम्म लिपि में तालाव श और मूर्धन्य श नहीं होते हैं, ये बहुत बाद की में जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो धम्म लिपि में मूल स्वर 8 और एक अनुस्वर और 31 व्यंजन कंसोनेंट्स, यानी 31 कंसोनेंट्स 31 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 39
अक्षर हमें प्राप्त होते हैं। धम्म लिपि के स्वर और व्यंजनों की जानकारी लेकर अब बढ़ते हैं आगे धम्म लिपि में 11 खड़ियों की ओर। जैसा कि मैंने बताया पहले ही, धम्म लिपि में मूलतः 9 खड़ी हैं। कालांतर में बड़ी ए और औ को संस्कारित होकर नए अक्षर उभरने के बाद 11 खड़ी विकसित हुई। लेकिन याद रहे, सम्राट अशोक की धम्म लिपि में प्राप्त अभिलेखों में ऐ और औ स्वर का उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 11 खड़ी में कै, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कं। इसमें कह नहीं आता है, यानी कि 11 खड़ी ही है। दोबारा से बता देता हूँ जल्दी से। कै, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कं। जिस प्रकार देवनागरी लिपि या नागरी लिपि में कह भी आता है, 12 खड़ी होती हैं, उस तरह धम्म लिपि में 12 खड़ी नहीं होती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप सीख सकते हो धम्म लिपि। आगे मैं ख की 11 खड़ी जो होती है वो भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार लिखते हैं। ताकि आप लोग भी सम्राट अशोक के सभी अभिलेखों को स्वयं जाकर पढ़ सको, वहाँ देख सको और गौरवान्वित महसूस हो सको। यहाँ पर ख की 12 खड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है। यानी देख लीजिए किस प्रकार ख बनाया जाता है और मात्राएं किस प्रकार उपयोग में की जाती है। जैसे कि मैं पहले बताया था, ऊ की मात्रा नीचे लगती है, बाकी की मात्राएं ऊपर लगती हैं। जैसे इसमें ख प्रथम अक्षर देखोगे, ख इस प्रकार बनता है धम्म लिपि में, और खा के साइड में छोटी सी राइट साइड में मात्रा लगाई गई है। फिर खी लिखा हुआ है, खी के ऊपर भी छोटी सी मात्रा है, और जो बड़ी खी है उस पर 2 मात्रा हैं। खू में नीचे मात्रा है और खू उसमें नीचे डबल मात्रा दे रखी है। खे में ऊपर मात्रा है, खई में 2 मात्रा हैं ऊपर, खो में 1 मात्रा है, खौ में 2 मात्रा हैं ऊपर, और लास्ट में अंत में खं। यानी ख खा, खी खी, खू खू, खे खई, खो खऊ, खं। इस प्रकार ख की 11 खड़ी आप लोगों ने देखी। आगे देखते हैं ग की 11 खड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग किस प्रकार बनाया जाता है धम्म लिपि में, ये देखिए। पहले ग, उसके बाद में गा, फिर गी, फिर गी, फिर गु, फिर गू, फिर गे, उसके बाद गई, गो, उसके बाद गऊ, और अंत में गंग। यानी कि गे गा, गी गी, गु गू, गे गई, गो गऊ, गंग। इस प्रकार ग अक्षर की 11 खड़ी है। यहाँ पर गौर से देखते रहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ताकि आप हमेशा के लिए अपने पास में रख सको। कहीं भी कन्फ्यूजन होते हैं, जहाँ भी भ्रमित होते हैं थोड़ा सा, तो उसको स्क्रीनशॉट में देख के आराम से पढ़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं घ की 11 खड़ी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हिंदी की तो ज़्यादातर हम लोग सब पे ही आती हैं 12 खड़ी या 11 खड़ी। आपका ज़्यादा विशेष ध्यान होना चाहिए धम्म लिपि में किस प्रकार
हिंदी में जो वर्ड हैं उनको धम्म लिपि में किस प्रकार लिखते हैं, या यूँ कहें धम्म लिपि से हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं। यह कहना ही शायद न्याय संगत होगा धम्म लिपि के। यहाँ पर घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घई, घो, घऊ, घं अंत में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धम्म लिपि की आगे की 11 खड़ी देखने के लिए देखते रहिए बहुजन जर्नी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर